बलराज ने बड़ी शिथिल आवाज में कहा, आपको देखकर न जाने मुझे क्या हो जाता है। उषा यह सुनने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी वह चुपचाप खड़ी रही। क्षण भर रुककर बलराज ने कहा, आप सोचती होंगी यह अजब बेहुदा आदमी है, न हंसना जानता है न बोलना जानता है, मगर सच मानिए। बीच ही में बाधा देकर उषा ने कहा, मैं आपके बारे में कभी कुछ नहीं सोचती, मगर आपको यह होता क्या जा रहा है। बलराज के चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ने लगीं। उसे उषा के स्वर में कुछ कठोरता सी प्रतीत हुई। तो भी बड़े साहस के साथ उसने कहा, मैं अपने आंतरिक भाव व्यक्त नहीं कर सकता। उषा ने चाहा कि वह इस गंभीरतम बात को हंसकर उड़ा दे, मगर कोशिश करने पर भी वह हंस नहीं सकी। वह कुछ भयभीत सी हो गई। उसने कहा, मैं जाती हूँ, और वह घूमकर चल दी। बलराज एक कदम आगे बढ़ा। उसके जी में आया कि वह लपककर उषा का हाथ पकड़ ले, परंतु वह ऐसा न कर सका। एक कदम आगे बढ़कर वह पीछे की ओर घूम गया। उसी वक्त तांगे पर से एक नारीकंठ सुनाई दिया, उषा, उषा। 6 अभी परसों की ही बात है। गर्मियों की इन छुट्टियों में लाहौर से विद्यार्थियों की 2 टोलियां सैर के लिए चलने वाली थीं, एक सीमा प्रांत की ओर और दूसरी कुल्लू से शिमला के लिए। इस दूसरी टोली का संगठन बलराज ने किया था, और वही इस टोली का मुखिया भी था। उषा के दिल में अभी तक बलराज के लिए आदर और सहानुभूति के भाव थे। बलराज के मानसिक अस्वास्थ्य को देखकर उसे सचमुच दुख होता था। वह अपने स्वाभाविक सहज व्यवहार द्वारा बलराज के इस मानसिक अस्वास्थ्य की चिकित्सा कर डालना चाहती थी। और संभवतः यही कारण था कि वह उसके साथ अन्य 2-3 लड़कियों समेत कुल्लू यात्रा पर जाने को भी तैयार हो गई थी। परंतु अभी परसों की ही बात है। शाम के समय बलराज ने अपनी पार्टी के सभी सदस्यों को चाय पर निमंत्रित किया। 1-2 घंटे के लिए बलराज के यहाँ अच्छी चहल पहल रही। हंसी मजाक हुआ, गाना बजाना हुआ और पर्वत यात्रा के विस्तृत प्रोग्राम पर भी विचार होता रहा। चाय के बाद जब सभी लोग चले गए, बलराज उषा को उसके निवास स्थान तक पहुंचाने के लिए साथ चल दिया। उषा ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की। माल रोड पर पहुंचकर बलराज ने प्रस्ताव किया कि तांगा छोड़ दिया जाए और पैदल ही लॉरेंस बाग का चक्कर लगाकर घर जाया जाए। उषा ने यह प्रस्ताव भी बिना किसी बाधा के स्वीकार कर लिया। दोनों जने तांगे से उतरकर पैदल चलने लगे। उषा ने अनेक बार यह प्रयत्न किया कि कोई बात शुरू की जाए। बलराज भी आज अपेक्षाकृत कम उद्विग्न प्रतीत हो रहा था। फिर भी कोई भी बात मानो चली नहीं, पनप ही नहीं पाई। क्रमश वे दोनों नकली पहाड़ी के पीछे की सड़क पर जा पहुंचे। इस समय तक सांझ डूब चुकी थी और सड़कों पर की बत्तियां जगमगाने लगी थीं। इस निस्तब्धता में दोनों जने चुपचाप चले जा रहे थे कि मौलश्री के एक घने पेड़ के नीचे पहुंचकर बलराज सहसा रुक गया। उषा ने भी खड़े होकर पूछा, आप रुक क्यों गए? बलराज ने कहा, उस दिन की बात याद है? उसका स्वर भारी होकर लड़खड़ाने लगा था। उषा कुछ घबरा सी गई। बात टाल देने की गरज से उसने कहा, चलिए वापस लौट चला जाए, देर हो गई है। मगर बलराज अपनी जगह से नहीं हिला। मालूम होता था कि उसके दिल में कोई चीज इतनी जोर से समा गई कि वह उसका दम घुंटने लगी है। बलराज के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। कांपते हुए स्वर में उसने कहा, उषा, अगर तुम जानती कि मैं दिन रात क्या सोचता रहता हूँ। उषा अब भी चुप थी। उसके हृदय में विद्रोह की आग भभक पड़ी, मगर फिर भी वह चुपचाप खड़ी रही, सहन करती रही। बलराज ने फिर से कहा, उषा, तुम मुझ पर तरस खाओ, मुझ पर नाराज मत हो। उषा ने कठोर और दृढ़ स्वर में कहा, आपको नहीं मालूम क्या हो गया है। अगर आपने अब एक भी बात इस तरह की और कही, तो मैं आपसे कभी नहीं बोलूंगी। बलराज यह सुनकर भी संभल नहीं सका। उसकी आंखों में आंसू भर आए और बड़े अनुनय के साथ उसने उषा का हाथ पकड़ लिया। उषा ने तड़प कर अपना हाथ छुड़ा लिया और शीघ्रता से एक तरफ को बढ़ चली। चलते हुए बहुत ही निश्चयपूर्ण स्वर में वह कहती गई, मैं आपके साथ कुल्लू नहीं जाऊंगी। कुछ ही दूरी पर उषा को एक खाली तांगा मिला। उस पर सवार होकर वह अपने घर की ओर चली गई।
अगले दिन सुबह बलराज ने अपनी पार्टी के सभी सदस्यों के नाम इस बात की सूचना भेज दी कि वह कुल्लू नहीं जा सकेगा। किसी को मालूम भी नहीं हो पाया कि माजरा क्या है और संपूर्ण पार्टी बर्खास्त हो गई। सीमा प्रांत की ओर जाने वाली पार्टी सुबह की गाड़ी से ही पेशावर के लिए रवाना हुई है। अब से सिर्फ 14 घंटे पहले इस पार्टी को विदा देने के लिए बलराज भी स्टेशन पर पहुंचा था। उषा भी इसी पार्टी के साथ गई थी। अपने माँ बाप से यात्रा पर जाने की अनुमति प्राप्त कर कहीं भी न जाना उसे उचित प्रतीत नहीं हुआ। आज सुबह लाहौर स्टेशन पर ही बलराज ने इस पार्टी को कई तरह की नसीहतें दी थीं। किसी को उसके आचरण में असाधारणता जरा भी प्रतीत नहीं हुई थी, परंतु गाड़ी चलने से पहले ही चुपचाप सबसे पृथक होकर वह तीसरे दर्जे के मुसाफिरों की भीड़ में जा मिला। बलराज स्टेशन से बाहर आया तो दुनिया जैसे उसके लिए अंधकारपूर्ण हो गई थी। आसमान में सूरज बिना किसी बाधा के चमक रहा था। सड़कों पर लोग सदा की तरह आ जा रहे थे। दुनिया के सभी कारोबार उसी तरह जारी थे, परंतु बलराज के लिए जैसे सभी ओर सूनापन व्याप्त हो गया था। कहीं कुछ भी आकर्षण बाकी न रहा था। सभी कुछ नीरस, फीका, बिल्कुल फीका हो गया था। सड़क के किनारे फुटपाथ पर बलराज धीरे धीरे बिल्कुल निरुद्देश्य भाव से चला जा रहा था। हजारों, लाखों मनुष्यों से भरी यह नगरी बलराज के लिए जैसे बिल्कुल निर्जन और सुनसान बन गई है। रह रहकर जो इतने लोग उसके निकट से निकल जाते हैं, उसकी निगाह में जैसे बिल्कुल व्यर्थ और निर्जीव हैं, चलती फिरती पुतलियों से बढ़कर और कुछ भी नहीं। एक खाली तांगा बड़ी धीमी रफ्तार से चला आ रहा था। उसका कोचवान बड़ी मस्त और करुण सी आवाज में गाता चला आता था। दो पहर अनारा दे, फट मिल जान दे, बोल न जान दे यारा दे। दो पहर अनारा दे, सड़ गई जिंदड़ी, लग गए ढेर अंगारा दे। बलराज ने यह सुना और उसके दिल में एक गहरी हुक सी उठ खड़ी हुई। निष्प्रयोजन वह धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। अंत में अनायास ही उसने अपने को विदेशी कपड़ों की एक दुकान के सामने पाया, जहां कांग्रेस के कुछ स्वयंसेवक पिकेटिंग कर रहे थे। गाड़ी उड़ी चली जा रही है और बलराज सपना देख रहा है। दुनिया के किसी एक कोने में मौलश्री का एक बहुत बड़ा पेड़ है। अकेला, बिल्कुल अकेला। चारों ओर सघन अंधकार है। सिर्फ इसी वृक्ष के ऊपर नीचे आसपास उजाला है। चारों तरफ क्या है, कुछ है भी या नहीं, कुछ नहीं मालूम। ठंडी, सनसनाती हुई हवा चल रही है। पेड़ के पत्ते ऊंची आवाज में इस तरह साय साय कर रहे हैं जैसे रेलगाड़ी भागी जा रही हो। इस पेड़ के नीचे सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं, उषा और बलराज। उषा बलराज से बहुत दूर हटकर बैठना चाहती है, परंतु बलराज उसका पीछा करता है। वह जिधर जाती है धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ने लगता है। उषा कहती है, मेरे निकट मत आओ, परंतु बलराज नहीं सुनता। वह बढ़ता चला जाता है और अंत में लपककर उषा को पकड़ लेता है। उषा उससे बहुत नाराज हो गई। वह कहती है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ जाऊंगी, सदा के लिए, अनंत काल के लिए। फिर कभी तुम्हारे पास न आऊंगी। बलराज उससे माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, परंतु वह नहीं सुनती। चल देती है एक तरफ को। गहरे अंधकार में बलराज चिल्ला रहा है और उषा उसकी पुकार सुने बिना अंधकार में विलीन होती जा रही है। गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। उनींदी सी दशा में बलराज बड़े ही कातर स्वर से धीरे से पुकार उठा, उषा, उषा, तुम लौट आओ, उषा। इसी वक्त एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, उठो, मिंटगुमरी का स्टेशन आ गया। बलराज चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा रात के 2 बजे हैं और उसके हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई हैं। इंकलाब जिंदाबाद और महात्मा गांधी की जय के नारों से मिंटगुमरी के रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म रात के गहरे सन्नाटे में भी सहसा गूंज उठा।